हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एरेस के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं एरेस। एरेस यहाँ पर क्या होते हैं। एरेस का मतलब होता है कि एक लीनियर कलेक्शन ऑफ कोई भी टाइप का डेटा, जैसे कि इंटीजर डेटा हो सकता है या फ्लोटिंग डेटा हो सकता है या फिर कैरेक्टर डेटा भी हो सकता है। तो यहाँ पर लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा से हम क्या क्या समझते हैं। जैसे कि आप लोग को यहाँ पर कोई भी एक ऐसा डेटा स्टोर कराना है, कोई भी नंबर टाइप का डेटा स्टोर कराना है, आप लोग को कोई भी 10 नंबर स्टोर कराने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल बनाएंगे। कितने? 10। ए कॉमा बी कॉमा सी अप टू करते करते ऐसे हम 10 इंटीजर वेरिएबल्स बनाएंगे और फिर इसके बाद इनमें वैल्यूज स्टोर करेंगे। लेकिन अगर हमको मान लो आगे जाके 100 नंबर स्टोर कराने हैं तो हम क्या 100 वेरिएबल्स बनाएंगे। तो हम ऐसा सी लैंग्वेज में नहीं करते हैं या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो हम इसकी जगह यूज करते हैं एरेस का। तो यहाँ पर देखिए एरेस बहुत ज़्यादा सिंपल कर देता है अगर आप लोग को लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा आप लोग को स्टोर करना है। लेकिन एक बात आप लोग को याद रखने की, एरेस में सिमिलर टाइप का डेटा स्टोर होता है, यहाँ पर अलग टाइप का डेटा स्टोर नहीं कर सकते। जैसे कि आपने एक वेरिएबल एक एरे बनाया ए, ठीक है, इंटीजर टाइप का वो एरे है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ इंटीजर डेटा को ही स्टोर करेगा। आप लोग सिर्फ उसके अंदर इंटीजर डेटा जो है वही स्टोर करा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे कैरेक्टर एरे बनाते हैं तो आप लोग वहां पे सिर्फ कैरेक्टर डेटा ही स्टोर करा सकते हैं, आप लोग वहां पर इंटीजर डेटा स्टोर नहीं करा सकते। तो देखिए यहाँ पर एरे कैसे बनता है। मैंने लिखा इंट ए, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट्स और इसके अंदर मैं दे दूंगा इसका साइज। तो मैंने बोला मैं अभी जो साइज रखना चाहता हूँ अपने एरे का वो है 10, तो मैं दे दूंगा इंट ए 10 ब्रैकेट में, ठीक है। ये मेरा जो क्या हो जाएगा, ये एरे का हो जाएगा यहाँ पे डिक्लेरेशन। यहाँ पर जो मेरा ए है ये एक एरे है, ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूँ ए आर आर लिख देता हूँ। तो ये जो ए आर आर है मेरा, ये एक एरे है और इसका मैंने यहाँ पे किया है डिक्लेरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो देखिए इनिशियलाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल इक्वल्स टू और फिर इसके बाद हम यहाँ पर करली ब्रेसेस और फिर इसके अंदर हम यहाँ पे नंबर्स दे देंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। हमने यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का एरे बनाया जिसकी लेंथ है 10, ठीक है। और यहाँ पर फिर मैंने क्या किया, इसको स्टोर कर दिया वैल्यूज इसके अंदर 1 2 3 4 और 5। तो देखिए यहाँ पर ये इसका जो स्टोरेज यहाँ पर मेमोरी एलोकेशन होता है वो कैसे होता है, समझते हैं उसको। क्या होगा यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ पर ए आर आर 10 बनाया है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक ब्लॉक क्रिएट होगा, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पर क्या रहेंगे, इसके अंदर 10 ब्लॉक्स रहेंगे। तो मैं यहाँ पर 10 ब्लॉक्स बना देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर 10 ब्लॉक्स बना दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 1 जो है सबसे पहले वाले ब्लॉक में जाकर के स्टोर हो जाएगा, 2 जो है वो सेकंड ब्लॉक में जाकर के स्टोर होगा, 3 यहाँ पर थर्ड ब्लॉक में स्टोर होगा, 4 यहाँ पर फोर्थ ब्लॉक में और 5 यहाँ पर फिफ्थ ब्लॉक में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टोरेज फुल होगी। लेकिन यहाँ पर ये जो बाकी के ब्लॉक्स है ये यहाँ पे खाली रह जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर साइज दिया है 10, तो यहाँ पर बाकी के ब्लॉक्स में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या स्टोर हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन यहीं पे साथ ही के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पे बाकी के जो ब्लॉक्स है ना यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा 0। तो इन सब जगह बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या स्टोर हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट इन सब जगह स्टोर हो जाएगा 0, जहां पर हम यहाँ पर एरे में कोई भी यहाँ पर वैल्यूज नहीं दे रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इन सबका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 मान लेते हैं कि जिसका इसका मेमोरी एड्रेस है 2001, ठीक है, या फिर 2000 2000 मान लेते हैं। तो जो 2 है उसका मेमोरी एड्रेस हो जाएगा 2001 2001, इसका 2002, इसका 2003, इसका 5 का 2004। अच्छा, अब यहाँ पर ये सारी ठीक है, और ऐसे करते करते बाकी 0 इन सब की भी कुछ ना कुछ मेमोरी एड्रेसेस रहेंगे। इसका रहेगा 2005, इसका रहेगा 2006 एंड सो ऑन, ठीक है। मैं बाकी लिख नहीं रहा हूं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 1 जो है इसको मेमोरी एड्रेस मिला 2000, ठीक है। तो यहाँ पर एरे का जो मेमोरी एड्रेस हो जाएगा ना, वो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे बेस एड्रेस। ये हमने पॉइंटर्स में भी देखा था। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेस एड्रेस। और यहाँ पर जो 1 है जिसका बेस एड्रेस क्या है 2000 है, तो ये यहाँ पे हमारे एरे जो है ए आर आर है इसका एड्रेस हो जाएगा। तो कभी भी आप ए आर आर का एड्रेस निकालेंगे तो वो ये बेस एड्रेस रिजल्ट आप लोग को देगा जो कि है 2000, ठीक है। समझ में आया आप लोग को। अब यहाँ पर इंडेक्सिंग भी होती है एरेस की। तो इंडेक्सिंग देख लेते हैं कैसे होती है। तो यहाँ पर इंडेक्सिंग कैसे होती है, यहाँ पर इंडेक्सिंग के लिए क्या होता है कि सबसे पहले जो एरेस में यहाँ पर वैल्यूज इंडेक्स होना स्टार्ट होती है वो होती है 0 से, ठीक है। कुछ इस तरीके से 1 को जो है इसका इंडेक्स होगा 0, 2 का इंडेक्स होगा 1, 3 का होगा 2, 4 का होगा 3, 5 का होगा 4 और एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे इनका 5 6 7
8 एंड 9। तो यहाँ पर हमने जब 10 साइज का एरे बनाया तो यहाँ पर 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर टोटल 9 तक जाएगा, तो टोटल 10 ब्लॉक्स इस तरीके से यहाँ पर मेमोरी एलोकेट होगी। समझ में आया आप लोग के यहाँ पर? तो ये इंडेक्सिंग यहाँ पर एरे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जीरो को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, अगर आप लोग इसको जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे तो ये एरर देगा। ठीक है, एरेस में यहाँ पर मेमोरी जो स्टार्ट होती है वो इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है वो होती है जीरो से। समझ में आया आप लोग को? चलिए अब हम कुछ और अलग अलग टाइप के एरेस के एग्जाम्पल देखते हैं, पर उसके पहले मैं आप लोग को ये प्रिंट करा के दिखाता हूँ जो मेरा ARR है। तो मैंने लिखा printf, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको डिफाइन करूँगा क्योंकि ये मेरा इंटीजर टाइप का, तो मैं लिखूंगा %d, मैंने लिखा ARR। तो ARR को यहाँ पर प्रिंट कर दो, तो मैं करूँगा Ctrl+2 से कंपाइल, कोई एरर नहीं है, Ctrl+3 से रन। तो यहाँ पर देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरे को क्या दे रहा है 6487536। तो एक्चुअल में ये मेरे को यहाँ पर क्या प्रिंट करके दे रहा है, ये मेरे को ARR का एड्रेस प्रिंट करके दे रहा है, और एड्रेस किसका है, वो 1 का है। समझ में आ रहा है आप लोग को? यहाँ पर क्या प्रिंट करके दे रहा है, ARR का एड्रेस प्रिंट करके दे रहा है। अगर हम लोग को यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट करनी है तो हम डायरेक्टली इस तरीके से वैल्यूज प्रिंट नहीं कर सकते, तो हमको यहाँ पर फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे करूंगा फॉर लूप का यूज, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा int i इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ पे लिखूंगा i इज लेस देन, यहाँ पर टोटल लेंथ कितनी है 10 है, तो मैं लिखूंगा i इज लेस देन 10। ठीक है, जब तक i की वैल्यू लेस देन 10 नहीं हो जाती, और यहाँ पर i प्लस प्लस। और फिर इसका ये जो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ से कट करूंगा और ऊपर जाकर के यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और सारे सारे यहाँ पर एक चीज और करूंगा, यहाँ पर ARR है, अब मेरे को यहाँ पे स्पेसिफाई कराना पड़ेगा कि कौन सा इंडेक्स अभी यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले i की वैल्यू रहेगी 0, i की वैल्यू जब 0 होगी, क्योंकि i की वैल्यू 0 है, 0 इज लेस देन 10, ये आएगा नीचे printf के पास। printf में ये देखेगा %d, मतलब इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है, और ARR ऑफ, यहाँ पर i की वैल्यू कितनी है 0 है, तो ARR ऑफ 0, और ARR ऑफ 0 कितना है 1 है। मैंने अभी आप लोगों को बताया ARR ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसका जैसे ये 1 प्रिंट कर देगा, फिर इसका वापस ऊपर जाएगा, और फिर इसका यहाँ पर इसको इंक्रीमेंट करेगा। तो अभी वो जो वैल्यू थी i की वो थी 0, अब इंक्रीमेंट होकर के हो जाएगी 1। जैसे ही 1 होगी, फिर ये चेक करेगा 1 इज लेस देन 10, फिर ये नीचे आएगा, फिर यहाँ पर printf में देखेगा इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है, ARR ऑफ देखेगा 1 है, और ARR ऑफ 1 कितना है 2 है, तो फिर ये प्रिंट कर देगा 2। फिर ऐसे ही वापस ऊपर जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा एक वैल्यू फिर से, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, i की वैल्यू अब हो गई है 2, फिर 2 इज लेस देन 10, तो नीचे आएगा, और नीचे आकर के वापस देखेगा इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है, और ARR ऑफ 2, और ARR ऑफ 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये 3 प्रिंट कर देगा, एंड सो ऑन, ऐसी सारी वैल्यूज प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसे करते हैं Ctrl+2 से कंपाइल, तो कोई एरर नहीं है, और Ctrl+3 से रन। तो अब देखिए, अब ये मेरे को एक काम करता हूं, मैं आप लोग को इसको यहाँ पर \n कर देता हूं। ठीक है, \n करके अब मैं आप लोग को इसको Ctrl+2 और Ctrl+3 से, देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले 1 प्रिंट कर रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, एंड फिर इसके बाद, क्योंकि यहाँ पर हमने 5 के बाद कोई वैल्यू नहीं दी थी, यहाँ पर क्या प्रिंट कर रहा है, यहाँ पर 0 प्रिंट कर रहा है। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, 0 प्रिंट करेगा अगर हम कोई वैल्यू नहीं देंगे। अब यहाँ पर एक और चीज समझिए, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसको जो मेरे को साइज स्पेसिफाई कराना है, अगर मैं यहाँ पे 10 स्पेसिफाई नहीं कराता हूँ, खाली छोड़ देता हूँ। ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूँ, और अब मैं इसे Ctrl+2 से करता हूँ कंपाइल, और Ctrl+3 से करता हूँ रन, तो यहाँ पर देखिए अब इसने क्या प्रिंट किया, सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और फिर इसके बाद इसमें क्या प्रिंट कर रहा है 0, 1, 7 एंड सो ऑन वगैरह वगैरह। सारी चीजें क्या है, ये सारी की सारी चीजें गार्बेज वैल्यूज है। तो यहाँ पर गार्बेज वैल्यू क्या होती है, जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी वेरिएबल बनाते हैं और उसमें कोई भी वैल्यू पुट नहीं करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट सी कंपाइलर क्या करता है, उसमें कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर देता है, पुट कर देता है। तो यहाँ पर एरे के केस में क्या हो रहा है, एरे के केस में हम जो शुरुआत के 4 इंडेक्सेस हैं 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद जो 5, 6, 7, 8, 9 इंडेक्सेस है, लास्ट के 5 इंडेक्सेस हैं, वहां पर हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, और हम यहाँ पे साइज भी स्पेसिफाई नहीं करा रहे हैं। ठीक है, पहले हम साइज स्पेसिफाई करा रहे थे, यहाँ पर हम साइज स्पेसिफाई नहीं करा रहे हैं, और जब भी हम साइज स्पेसिफाई नहीं कराएंगे तो वो क्या करेगा, वहां पे गार्बेज वैल्यू रख देगा। समझ में आया? अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पर एक ऐसा करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर शुरुआत से ही साइज नहीं देता हूँ एरे का, ठीक है, और अब मैं इसे Ctrl+2 से कर रहा हूँ कंपाइल, तो देखिए ये मेरे को यहाँ पर एरर दे रहा है, एरे साइज मिसिंग। तो यहाँ पर जब भी आप लोग यहाँ पर अगर सिर्फ डिक्लेयर करा रहे हैं, एरे को सिर्फ डिक्लेयर करा रहे हैं, याद रखना है, तो आप लोग को साइज स्पेसिफाई करना जरूरी है। अगर आप लोग डिक्लेयर कराने के साथ साथ इनिशियलाइज भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर साइज स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा, बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू पुट कर देगा। समझ में आया आप लोग को यहाँ पर?
हम लोग ऐसा यहाँ पर जैसे मैंने इंटीजर टाइप का एरे बनाया, हम लोग यहाँ पर कैर टाइप का भी एरे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक और एरे बनाया है जो कि कैरेक्टर टाइप का, ठीक है। और यहाँ पर मैंने वापस साइज नहीं दिया हुआ है, और फिर इसका मैंने यहाँ पर जो वैल्यूज दी हुई हैं, सॉरी यहाँ पर कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, वो हैं ANKI और T। तो बेसिकली मैंने अपना नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कराऊंगा एक एक करके। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे अब, क्योंकि अब यहाँ पर हम कैरेक्टर को प्रिंट करा रहे हैं, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे %C का, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग का ही पार्ट है। ये बेसिकली अब क्या बन गई है, ये जो यहाँ पर एरे बन गया है, अब ये बेसिकली स्ट्रिंग बन गई है, जो कि स्ट्रिंग क्या है, मेरे नाम है, ठीक है। अब मैं से कर रहा हूँ Ctrl+2 से कंपाइल और Ctrl+3 से रन। तो देखिए यहाँ पर ANKIT प्रिंट कर रहा है, फिर उसके बाद कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे नल वैल्यूज है, मतलब गार्बेज वैल्यूज है। यहाँ पर क्या आ गई है बाय डिफॉल्ट, गार्बेज वैल्यूज आ गई, जो कि कुछ भी नहीं है, खाली है। समझ में आया आप लोग को? तो यहाँ पर ANKIT शुरुआत में प्रिंट किया, फिर इसके बाद इसने खाली छोड़ दिया। आप ऐसे ही यहाँ पर एक फ्लोटिंग टाइप का एरे भी बना सकते हैं और उसको भी चेक कर सकते हैं। तो ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग खुद से ट्राई करिए, एक बार फ्लोटिंग पॉइंट एरे बना करके देखिए और उसमें हर एक वैल्यू को आइटरेट करिए, ठीक है। आइट्रेशन मतलब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर एक एक वैल्यू को आई में डालते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सॉरी आई बोल रहा हूँ मैं, एक एक वैल्यू ARR में डालते जा रहे हैं, ठीक है। ARR मतलब क्या है, पहले आई की वैल्यू होगी 0, फिर आई की वैल्यू बढ़ के होगी 1 इंक्रीमेंट होके, फिर उसके बाद होगी 2, और एक एक करके ये प्रिंट करता जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को एक सिंपल सा एरे बनाना है, और वो एरे होगा इंटीजर टाइप का, और उसमें जो भी आप लोग वैल्यूज पुट करेंगे उसका आखिरी में एडिशन कराना है, ठीक है। आप लोग ट्राई करिए, नहीं बनता है तो मैं अगली वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। तो यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होते हैं? यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब है कि जैसे कि मैं पिछली बार क्या कर रहा था, एक सिंगल ब्लॉक बना रहा था जिसके अंदर कई सारे ब्लॉक्स थे, लेकिन यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर सिक्स साइज का ब्लॉक बनाता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक और वैल्यू लिख देता हूँ 5 कॉमा, और यहाँ पर लिख देता हूँ 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब मैं इसे Ctrl+2 से करूंगा कंपाइल और Ctrl+3 से करूंगा रन, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 तक तो मेरी वैल्यूज प्रिंट होंगी और फिर उसके बाद गार्बेज वैल्यूज। तो यहाँ पर 6 तक मेरी वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। बाकी यहाँ पर गार्बेज वैल्यू मेरे को इसलिए दे रहा था क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन चेंज नहीं करी थी, मेरे को यहाँ पे 10 की जगह करना पड़ेगा आप 6, ठीक है। और अब मैं इसे करता हूँ Ctrl+2 से कंपाइल, Ctrl+3 से रन। तो ये देखिए 1 से लेकर के 6 तक सारी वैल्यूज प्रिंट कर रहा है। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, आप लोग को मल्टी डायमेंशनल एरे दिखाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको कर देता हूँ 2 और इसको कर देता हूँ 3। तो अब इसका मतलब क्या है, मैंने इसको कर दिया 2 और इसको कर दिया 3, और मैं यहाँ पर भी कुछ चेंज कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर चेंज किया है 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली 2 ब्लॉक्स यहाँ पर क्रिएट होंगे। देखिए ऐसे, सबसे पहले ब्लॉक कैसे क्रिएट होगा, इस तरीके से एक पूरा एक मेन ब्लॉक क्रिएट होगा, ठीक है। ये एक आप लोग का मेन ब्लॉक रहेगा और इसके अंदर 2 ब्लॉक्स रहेंगे। एक आप लोग का मेन ब्लॉक रहेगा और इसके अंदर आप लोग के 2 ब्लॉक्स रहेंगे। तो एक ब्लॉक जो है आप लोग का, इसका नाम है ARR, ठीक है। और इसके अंदर क्या रहेंगे, 2 ब्लॉक्स हैं। तो एक ये ब्लॉक है जिसका इंडेक्स रहेगा 0, और एक दूसरा ब्लॉक है इसका इंडेक्स रहेगा 1, और इस 0 ब्लॉक के अंदर और 3 ब्लॉक्स रहेंगे, ठीक है। और ऐसे 1 ब्लॉक के अंदर भी 3 ब्लॉक्स रहेंगे। तो इनका इंडेक्स क्या होगा, इसका इंडेक्स भी होगा 0 1 2, और इसका इंडेक्स होगा 0 1 2। तो यहाँ पर इस 2 का मतलब क्या है, इस 2 का मतलब है कि नंबर ऑफ रोज मतलब पहली रो, ये नंबर ऑफ रोज मान सकते हैं। मतलब रोज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब ये ब्लॉक को क्रिएट होते तो एक के बाद एक ही होते हैं, लेकिन हम इसको इमेजिन कैसे कर सकते हैं, इसको इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं हम, एक ब्लॉक ऐसे क्रिएट हो रहा है और दूसरा ब्लॉक उसी के नीचे इस तरीके से क्रिएट हो रहा है। तो ये मेरा 0 इंडेक्स का ब्लॉक, ये मेरा 1 इंडेक्स का ब्लॉक। चाहे आप लोग इसको इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें, बिल्कुल बात बिल्कुल एक सी सेम ही है। अगर आप लोग कंप्यूटर के हिसाब से बात करेंगे तो जो एलोकेशन होता है यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे में, ये बेसिकली 2 डायमेंशनल एरे है। तो यहाँ पर इस तरीके से एलोकेशन होता है हम, लेकिन इमेजिन समझ सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले जो 2 है और 3 है, तो यहाँ पर 3 2 6, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे, अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर 3 2 6। तो आप लोगों को कभी भी 2 डायमेंशनल एरे या 3 डायमेंशनल एरे में अगर आप लोगों को नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं तो सिंपल क्या करना है, जितने भी यहाँ पे ब्लॉक्स में और दिए रहेंगे, अगर मैं एक और ब्लॉक बना दूं और यहाँ पे लिख दूं 2, तो ये हो जाएगा 3 डायमेंशनल एरे। तो आप लोग ये करना है, सिंपल 3 × 2 × 2, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, अब इसके सबसे पहले इस वाले ब्लॉक में क्या होगा, तो 0, तो सबसे पहले अगर मान लो मेरे को इस एलिमेंट को एक्सेस करना है, ये वाला जाकर के यहाँ स्टोर होगा, 2 मेरे जाकर के यहाँ स्टोर होगा, 3 यहाँ जाकर के स्टोर होगा, 4 यहाँ,
5 यहाँ और 6 यहाँ। तो अब मेरे को अगर मान लो 1 को स्टोर एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, ए आर आर, ठीक है, 1 को एक्सेस कर रहा हूँ मैं 1 को, तो मैं क्या करूँगा ए आर आर, सबसे मैं लिखूंगा 0 और फिर सेकंड में मैं लिखूंगा 0। तो ए आर आर 0 का 0 0 तो 1 एक्सेस हो जाएगा, मैं लिखूंगा ए आर आर 1 और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा 0 तो मेरा ये 4 एक्सेस हो जाएगा। समझ में आ रहा आप लोग को ऐसे? अगर आप लोग को 2 एक्सेस करना है तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे ए आर आर 0, ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पर 1, तो सिंपल आप लोग को जो रिजल्ट आएगा वो 2 आएगा। समझ में आया आप लोग को? तो एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो मैं से करता हूँ कंट्रोल 2 से कंपाइल, कोई एरर नहीं है, और कंट्रोल 3 से रन। तो यहाँ पर मेरे को 6487552 मेरे को बेसिकली यहाँ पर इसको स्पेसिफाई कराना पड़ेगा। तो मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करूँगा, और वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मेरे को यहाँ पर 2 वैल्यूज हैं, एक 2 वाली रो है और एक और मतलब 2 रोज है मेरे पास, और दोनों रोज की वैल्यू को मेरे को प्रिंट कराना है। तो मैं देखो इसको इस तरीके से कराऊंगा, मैं लिखूंगा फॉर और यहाँ पर लिखूंगा इंट j इक्वल्स टू 0, ठीक है, j इज लेस देन, मैं यहाँ पे लिखूंगा j इज लेस देन 6 और फिर इसके बाद j प्लस प्लस, और इसके बाद मैं यहाँ पर कर दूंगा प्रिंट i और j, ठीक है। और अब मैं इसे कर दूंगा कंट्रोल 2 से कंपाइल और कंट्रोल 3 से रन। मेरे को यहाँ पे बेसिकली i और j को भी चेंज करना चाहिए था, मेरे को यहाँ पे i को लेस देन 2 करना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर जो रो है मेरी वो 2 है, और j को लेस देन 3 करना चाहिए था क्योंकि मेरी जो कॉलम है वो 3 है, ठीक है। अब मैं इसे करता हूँ कंट्रोल 2 से कंपाइल और कंट्रोल 3 से रन। तो देखिए मेरे को यहाँ पे 1 से लेकर के 6 तक की सारी वैल्यूज प्रिंट करके दे रहा है ये, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे को प्रिंट करा सकते हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। तो हमने अभी अभी देखा था एरेस कैसे काम करते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रिंग्स में एरेस का बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो इसे समझिएगा ध्यान से। तो चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाता हूँ तो स्ट्रिंग को कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग बेसिकली होती क्या है, स्ट्रिंग मतलब कि जैसे कि आप लोग का नाम हो गया या कोई जगह का नाम हो गया, तो ये सारी चीज़ें स्ट्रिंग रहती हैं। सी लैंग्वेज में हम स्ट्रिंग को कैसे लिख सकते हैं, हम डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में जो भी चीज़ लिखेंगे, मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ ANKIT, तो ये क्या है, ये अंकित जो मैंने लिखा हुआ है ये बेसिकली एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग को इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आप लोग को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कैर नाम का वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। एक कैर जो है वो डेटा टाइप है और उसका एक वेरिएबल सी, ठीक है, इक्वल्स टू मैंने यहाँ पर लिखा a, और सिंपल मैं इस सी को प्रिंट करूंगा। तो मैं सी को प्रिंट करूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा %c कॉमा और यहाँ पर मैं लिखूंगा c और यहाँ पर सेमीकोलन, और कंट्रोल 2 से कंपाइल और कंट्रोल 3 से रन। तो देखिए यहाँ पर सिंपल मेरे को a प्रिंट करके दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमको बिल्कुल अच्छे से समझ में आता है। लेकिन अगर मेरे को यहाँ पर प्रिंट करना है ANKIT, ये मेरे को पूरा वर्ड एक प्रिंट करना है, तो इस पूरे वर्ड को मैं यहाँ पर सिंपल इतने तरीके से प्रिंट नहीं कर सकता। अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा, कंट्रोल 2 से करूंगा कंपाइल, तो ये मेरे को एरर दे रहा है, टू लॉन्ग स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पर ये कैरेक्टर जो है ये बेसिकली 1 बाइट का है, ठीक है, तो ये सिर्फ एक ही कैरेक्टर को होल्ड कर सकता है। अगर मेरे को यहाँ पे एक पूरे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को होल्ड करना है, जिसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, स्ट्रिंग को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली स्ट्रिंग है क्या, वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है। तो अगर मेरे को यहाँ पे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करना है, सी जो वेरिएबल है, तो मेरे को यहाँ पे सी की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे सी की लेंथ कैसे बढ़ा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिंपल एरेस का यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कर्ली ब्रेसेस स्क्वायर ब्रेसेस और मैं यहाँ पे लेंथ बता दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेंथ बोल देता हूँ 5। तो यहाँ पर क्या होंगे, 5 ब्लॉक्स क्रिएट होंगे, और फिर इसके बाद मेरे को यहाँ पर इस तरीके से इसको बताना पड़ेगा। इस तरीके से मैं यहाँ पे सी वेरिएबल जो है उसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ, तो कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर मैं एक एक कैरेक्टर को सिंपल स्टोर कर रहा हूँ। और फिर मैं इसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ करूँगा। तो मैं लिखूँगा फॉर और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा इंट आई इक्वल्स टू 0, यहाँ पर आई इज लेस देन 5 लिख दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा आई प्लस प्लस, और सिंपल ये जो मेरा प्रिंट स्टेटमेंट है, ठीक है, सॉरी ये जो मेरा प्रिंट स्टेटमेंट है मैं इसे करता हूँ यहाँ से कंट्रोल X, ठीक है, और यहाँ पर जाकर के प्रिंट कर देता हूँ, और सिंपल यहाँ पर C की जगह यहाँ पर C ऑफ I कर दूंगा। और अब मैं करता हूँ कंट्रोल 2 से कंपाइल और कंट्रोल 3 से रन। तो देखिए यहाँ पर अब मेरे को ये पूरा का पूरा अंकित प्रिंट करके दे रहा है। इस तरीके से हम यहाँ पर स्ट्रिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो मेरे को यहाँ पर और कुछ बड़ी स्ट्रिंग लिखनी है, मान लो मेरे को अपना पूरा नाम लिखना है अंकित जैन, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपल एक और यहाँ पर लिखते चलूँगा जे, फिर इसके बाद मैं कॉमा लगा के
ए ऐसे करते करते लिखते चलूंगा। लेकिन अगर मान लो ये तो ठीक है छोटी सी स्ट्रिंग है, लेकिन अगर आप लोग को कुछ बहुत बड़ा एड्रेस स्टोर कराना है तो क्या आप ऐसा करेंगे, एक सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स को स्टोर करते चलेंगे? तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं करेंगे। तो हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं, हम इसकी जगह सिंपल इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग, मैं इसको यहाँ पे रब कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूंगा डबल इन्वर्टेड कॉमास में ANKIT, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमास में अंकित। लेकिन अब मेरे को अगर सिंपल इसको प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पे फॉर लूप का यूज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे फॉर लूप का यूज नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूंगा, इस प्रिंट स्टेटमेंट को मैं यहाँ से करता हूँ Ctrl+X और मैं यहाँ से Ctrl+V, ठीक है, और यहाँ पे %C की जगह %S का यूज करूंगा और यहाँ पर सिंपल C, ठीक है। और अब मैं करता हूँ Ctrl+2 से कंपाइल और Ctrl+3 से रन। तो अभी भी मेरे को ये अंकित प्रिंट करके दे रहा है। तो यहाँ पर कभी भी अगर आप लोग को स्ट्रिंग को एज अ मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पर यूज करना है तो आप लोग हमेशा %S का यूज करेंगे, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग कभी भी कोई सिंगल कैरेक्टर का यूज कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे %C का यूज करेंगे, जैसे कि हमने पिछली केस में देखा था। समझ में आया? अब यहाँ पर कुछ फंक्शंस हैं। यहाँ पर फंक्शंस क्या है, जैसे कि एक फंक्शन है strlen। strlen एक फंक्शन है जो कि क्या बताता है, स्ट्रिंग की लेंथ बताता है। मेरे को यहाँ पे इसके आर्ग्यूमेंट में पास करना पड़ेगा जो मेरा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का नाम है जो कि C है, मेरे को वो पास करना पड़ेगा। लेकिन इसके पहले मेरे को यहाँ पे इसकी लाइब्रेरी का यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, हैश इंक्लूड, यहाँ पे लिखूंगा stdio.h, ठीक है, सॉरी यहाँ पर stdio.h नहीं, string string.h। और अब मैं इसे करूँगा Ctrl+2 से कंपाइल और Ctrl+3 से रन। तो जो मेरे को यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा है, और उसका कारण ये है कि मैंने यहाँ पे %S लिखा हुआ है, मेरे को यहाँ पे लिखना है %D, क्योंकि बेसिकली क्या होगा, ये strlen फंक्शन जो है ये क्या रिटर्न करेगा, मेरे को एक इंटीजर वैल्यू, और वो मैं %D की मदद से प्रिंट करा। तो Ctrl+2 से कंपाइल और Ctrl+3 से रन। तो देखिए मेरे को यहाँ पे 5 प्रिंट करके दे रहा है। तो जो मेरी स्ट्रिंग की लेंथ है वो है 5। यहाँ पर एक और मेथड है जो कि क्या करती है, स्ट्रिंग को रिवर्स करती है, तो वो है strrev। तो यहाँ पर strrev मेथड क्या करती है, जो मेरी स्ट्रिंग है ANKIT, इसको बेसिकली उल्टा प्रिंट करके दे देगी, KITIKNA। तो ये कुछ अजीब सा ही बन रहा है। तो देखते हैं Ctrl+2 से। तो यहाँ पर मेरे को बेसिकली यहाँ पर %D की जगह %S लिखना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रिंग है। Ctrl+2 से कंपाइल, Ctrl+3 से रन। तो यहाँ पर देखिए TIKNA, ये मेरे को उल्टा मेरा नाम प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर और कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ और स्ट्रिंग्स के यहाँ पे फंक्शंस लिखे हुए हैं जो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले जो फंक्शन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ strlen, ये क्या रिटर्न करता है, ये स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है। तो यहाँ पर मैं %D की मदद से स्ट्रिंग की लेंथ प्रिंट करा सकता हूँ। फिर यहाँ पर strlwr फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन यहाँ पर जो भी मेरी स्ट्रिंग है उसको क्या करेगा, लोअर केस में कर देगा। तो जो मेरी स्ट्रिंग है उसका नाम है अंकित, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अंकित को पूरा लोअर केस में कर देगा। तो यहाँ पे जो कैपिटल A है यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल ए हो जाएगा। फिर यहाँ पर strupr क्या करेगा, ये अपर केस में कर देगा। तो यहाँ पर जो मेरी पूरी स्ट्रिंग है अंकित, तो ये पूरी की पूरी कैपिटल लेटर्स में हो जाएगी। फिर यहाँ पर strcpy, तो यहाँ पर strcpy क्या करता है, यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। एक आर्ग्यूमेंट लेता है आपकी वो वैल्यू जिसमें इसको क्या करना है, सेकंड वैल्यू को दूसरे आर्गुमेंट की वैल्यू को कॉपी करना है। तो ये क्या करता है बेसिकली, ये कॉपी करता है एक आर्गुमेंट की वैल्यू को दूसरी वैल्यू में। तो यहाँ पे क्या करेगा, पहला जो आर्गुमेंट है ये इसमें कॉपी करेगा और जो सेकंड आर्गुमेंट है इससे कॉपी करेगा। तो सेकंड आर्गुमेंट में क्या है मेरे पास C, यानी मेरा नाम है अंकित, और ये क्या करेगा, इस n नाम के वेरिएबल में इस मेरे नाम को स्टोर कर देगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे n5 लिया हुआ है क्योंकि इसकी भी लेंथ क्या हो जाएगी, टोटल 5 हो जाएगी। फिर मैंने यहाँ पर इसको प्रिंट करा लिया है %S की मदद से, ठीक है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर सेकंड अगली जो स्ट्रिंग है वो है strcmp। strcmp क्या करता है, ये कंपेयर करता है कोई भी 2 स्ट्रिंग को। तो यहाँ पर मैंने एक दूसरी स्ट्रिंग भी बनाई हुई है कॉपी नाम की, जिसमें मैंने अपने एक दोस्त का नाम लिखा है अंशुल, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, एक है जो मेरे नाम की स्ट्रिंग C और दूसरा है मेरे दोस्त के नाम की स्ट्रिंग कॉपी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, C और कॉपी को कंपेयर करेगा। तो ये करेगा एक एक लेटर के थ्रू कंपेयर करेगा, एक एक सिंगल कैरेक्टर के थ्रू। तो यहाँ पर सबसे पहले A को A से कंपेयर करेगा, तो देखेगा बिल्कुल सेम है। फिर इसके बाद ये क्योंकि सेम है तो ये कुछ करेगा नहीं, फिर आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे देखेगा N, तो यहाँ पर N और N को कंपेयर करेगा, तो यहाँ पर ये भी सेम है। तो फिर इसके बाद अगले कैरेक्टर को देखेगा, तो यहाँ पर S और K को कंपेयर करेगा, और जैसे यहाँ पे S और K को कंपेयर करेगा तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो S कैरेक्टर है इसकी जो S का ही वैल्यू है माइनस K जो कैरेक्टर है इसकी S का वैल्यू, ये हमको यहाँ पर रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर S जो कैरेक्टर है इसकी S का वैल्यू माइनस
के जो कैरेक्टर है इसकी एस का वैल्यू। तो यहाँ पर सी, सॉरी मैंने यहाँ पर क्या किया है, सी और कॉपी दिया हुआ है ना, तो मैं ये क्या करेगा यहाँ पे के जो है इसकी एस का वैल्यू माइनस एस की एस का वैल्यू करेगा, ठीक है, उल्टा करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एस टी आर सी पी सी एम पी में सबसे पहले सी दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेगा, इन दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा बाय कैरेक्टर, सिंगल एक ही कैरेक्टर के थ्रू, और जो कैरेक्टर जहां से डिफरेंट होगा, तो जो पहला कैरेक्टर यहाँ पे जो डिफरेंट होगा, जैसे कि यहाँ पे एस और यहाँ पे के है, तो जो पहला जो स्ट्रिंग थी सी, जो उसका जो कैरेक्टर है के, इसकी एस का वैल्यू माइनस जो दूसरी स्ट्रिंग है सीपी कॉपी, उसका जो एस का कैरेक्टर है एस, उसका जो कैरेक्टर है एस, उसकी एस का वैल्यू, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस मेरे को यहाँ पे प्रिंट करके देगा। तो यहाँ पे मैं %d का यूज करूंगा क्योंकि ये मेरे को एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करके देगा। फिर यहाँ पर str cat मेथड जो है ये क्या करेगा, यहाँ पे क्या करता है, कोई भी दो स्ट्रिंग को ऐड कर देता है। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग दी है सी, ठीक है, एक स्ट्रिंग है सी जो कि मेरे नाम की स्ट्रिंग है, और एक दूसरी स्ट्रिंग है कॉपी जो कि मेरे दोस्त के नाम की स्ट्रिंग है। तो ये करेगा, अंकित और अंशुल इन दोनों को ऐड कर देगा। तो यहाँ पे प्रिंट करेगा अंकित अंशुल, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे strrev, तो strrev मेथड क्या करता है, ये स्ट्रिंग को सिंपल रिवर्स कर देता है, यहाँ पर स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है, ठीक है। तो अब मैं से देखिए कंट्रोल 2 से करूंगा कंपाइल, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, और फिर कंट्रोल 3 से मैं से करूंगा रन। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्लियरली, ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये strlen प्रिंट कर रहा है जो कि किसका है, सी का। तो यहाँ पे सी की लेंथ कितनी थी, 5 थी, तो यहाँ पे इसने प्रिंट किया है 5। फिर इसके बाद यहाँ पे सॉरी यहाँ पे strlwr, तो यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग अंकित को लोअर केस में प्रिंट कर रहा है। फिर strupr, तो पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में प्रिंट कर रहा है। फिर इसके बाद strcpy, तो देखिए यहाँ पे जो पहले जो यहाँ पे जो स्ट्रिंग थी मेरी, जो सी था, सी के अंदर अंकित स्टोर था, अब वो अपर केस में हो गया है। तो अब अगले जो जहाँ पे भी नेक्स्ट हम जाते आएंगे तो सीधे क्या करेगा, अपर केस में इसको प्रिंट करता जाएगा, क्योंकि अब ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यूपीआर में क्या करेगा, ये अपर केस में प्रिंट करेगा। फिर strcpy, तो strcpy में इसने क्या किया, जो एन था और सी था, तो यहाँ पे एन में सी को कॉपी कर दिया, और जो कॉपी किया था उसी को प्रिंट किया, और फिर इसके बाद मैंने एन को भी प्रिंट करा। तो देखिए इसमें भी अंकित प्रिंट करके दे रहा है, और वो भी कैपिटल लेटर्स में। फिर इसके बाद strcmp, तो यहाँ पे ये क्या करता है, कंपेयर करता है और एस का वैल्यू का डिफरेंस रिटर्न करता है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है, -1। अगर आप लोग यहाँ पे स्ट्रिंग चेंज करेंगे तो कुछ और आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसको लोअर केस में कर देते हैं, अंकित को और अंशुल को भी लोअर केस में कर देते हो, और फिर इसका डिफरेंस निकालते तो भी अलग आएगा, क्योंकि जो कैपिटल लेटर्स हैं और जो स्मॉल लेटर्स हैं वो उन दोनों की एस का वैल्यू अलग अलग रहती है। फिर इसके बाद strcat, तो एक कर रहा है, कॉन्कैटिनेट कर रहा है, कॉन्कैटिनेट मतलब ऐड कर रहा है, तो str स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट, strcat का फुल फॉर्म है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट, strcmp का मतलब है स्ट्रिंग कंपेयर। तो यहाँ पर अंकित अंशुल इन दोनों को बिल्कुल कॉन्कैटिनेट कर रहा है, मतलब ऐड कर दे रहा है। फिर यहाँ पे strrev, तो ये जो मेरा अंकित अंशुल था, ठीक है, इसको क्या कर रहा है, उल्टे में प्रिंट कर रहा है, यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन में प्रिंट कर रहा है। तो ये यहाँ पर थे कुछ स्ट्रिंग के फंक्शंस, जो कि मैंने आप लोग को एक एक करके सारे के सारे फंक्शंस दिखाए हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बेसिक फंक्शंस है स्ट्रिंग के, और बहुत ज़्यादा यूज भी आते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा एरेस क्या होता है और स्ट्रिंग्स क्या रहती हैं, और कैसे हम स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के बीच, और हो सके तो मेरी वीडियोस को मेरी प्लेलिस्ट के थ्रू एक्सेस करो, और मेरी प्लेलिस्ट जो है सी लैंग्वेज की उसको बुकमार्क कर लो, जिससे कभी भी कोई भी नई वीडियो उसमें ऐड होगी तो आप लोग को सीधे सीधे उस बुकमार्क प्लेलिस्ट में आप लोग को दिख जाएगी कौन सी वीडियो ऐड हुई है, और आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।